मूवी एक्सप्लेनर हिंदी में आपका स्वागत है। ये मूवी में देखेंगे कि कैसे एक पिता को बलात्कार के झूठे आरोप में जेल में डाल दिया जाता है और कैसे सब कैदी मिलकर उसे जेल से भगाने के लिए एक हॉट एयर बलून भी बना लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एडवोकेट ये सुंग को देखते हैं जो अपने पिता के उस अपराध के लिए बचाव करने की कोशिश कर रही है जो उन्होंने कभी किया ही नहीं। उसके पिता पर एक छोटी लड़की के यौन उत्पीड़न और हत्या का झूठा आरोप लगाया गया था। अदालती मुकदमे में ये सुंग दावा करती है कि फरियादी झूठे दावे कर रहा है और जो गवाह है उसने भी आधा अधूरा सच देखा है। अब अदालती मुकदमा खत्म करने के बाद अदालत से बाहर निकलते समय ये सुंग कंटीले तारों में फंसे एक गुब्बारे को देखती है और यहाँ से कहानी साल 1997 के फ्लैशबैक में जाती है, जहां 6 साल की ये सुंग और उसके पिता योंग एक स्टोर में देख रहे हैं। वे सेलर मून की बैग को देखते हैं। दोनों इसकी तारीफ करते हैं। योंग कहता है कि जैसे ही उसके पास काम के पैसे आएंगे तब वह उसे बैग दिलाएगा। तभी उन्होंने देखा कि एक पुलिस कमिश्नर अपनी बेटी के लिए वह बैग खरीद रहा है। योंग बैग छीनने के लिए दौड़ता है, लेकिन अधिकारी द्वारा उस पर हमला किया जाता है और स्टोर से बाहर निकाल दिया जाता है। घटना के बाद दोनों बिना बैग के घर लौटते हैं। ये सुंग एक दयालु और एक होशियार लड़की है, स्थिति को अच्छे से समझती है और बैग न मिलने के बावजूद भी दुखी नहीं है। भले ही वह बहुत छोटी है, फिर भी वह अपने पिता की देखभाल करती है जो थोड़ा मानसिक विकलांगता से पीड़ित है। अगले दिन योंग को काम पर उसका वेतन मिलता है। पैसे गिनते समय पुलिस कमिश्नर की बेटी उसके पास आती है जो उसे वह बैग बेचने वाले दूसरे स्टोर पर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में छोटी लड़की बाजार में बर्फीले फुटपाथ पर फिसल जाती है और एक ईंट उसके सिर पर गिरती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। छोटी लड़की को पुनर्जीवित करने की कोशिश में योंग उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है। हालांकि पास में बैठी एक महिला उसे गलत समझती है और उस पर लड़की पर हमला करने और उसे मारने की रिपोर्ट करती है। उसके बाद योंग को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। अपनी मानसिक बीमारी के कारण उसे समझ नहीं आता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, इसलिए वह यह कहकर जाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी घर पर अकेली है, लेकिन पुलिस द्वारा उसे बेरहमी से पीटा जाता है और अगले दिन तक हिरासत में रखा जाता है। सुबह में पुलिस उस पर झूठा आरोप लगाती है कि कमिश्नर की बेटी को मारकर अपराधी ने अपना बदला पूरा किया जो स्टोर में उनके साथ झड़प हुई थी। उसे कुछ पता नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस अपनी बेटी से मिलने की चाह में उसे एक झूठा रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इधर ये सुंग जो अपने पिता के लिए चिंतित है और उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही समय बाद वह क्राइम सीन के आसपास भीड़ देखती है और जल्द ही अपने पिता को हथकड़ी में देखती है। डरी हुई छोटी लड़की उसके पास दौड़ती है, लेकिन अधिकारियों ने उसे तुरंत रोक लिया। इस घटना के बाद योंग को जेल भेज दिया जाता है, जहां वार्डन ने उसे ऐसा अपराध करने के लिए उसकी पिटाई की। फिर उसे 5 अन्य कैदियों के साथ सेल नंबर 7 में डाल दिया जाता है। झूठे आरोप लगाए जाने पर उन्होंने भी उसकी पिटाई की। इन सब के बावजूद मायूस योंग अपनी बेटी के बारे में सोचता रहता है। जेल में कैदियों को सॉकर बॉल बनाने का काम सौंपा जाता है। योंग के सेलमेट में से एक यांग हो जो एक गैंग का लीडर है और इन गेंदों का उपयोग वह चीजों की तस्करी के लिए करता है। तस्करी का माल जेल में बेचकर लीडर अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। हालांकि इसके चलते जेल में उसके कई दुश्मन हैं। एक दिन एक कैदी यांग हो को पीछे से चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन योंग बीच बचाव करते हुए योंग हो की जान बचा लेता है, जिससे वह काफी प्रभावित होता है। बाद में यांग हो इस एहसान का बदला चुकाने के लिए किसी भी तरह से उसकी मदद करने के लिए कहता है। जवाब में योंग अपनी बेटी ये सुंग से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। परिणाम स्वरूप छोटी लड़की को स्टेज प्रोग्राम करने वाली एक टीम के साथ जेल में लाया जाता है, जो वहां पर परफॉर्म के लिए आती है और मौका देखते ही उसे एक बड़े बॉक्स में छिपाकर सेल नंबर 7 के अंदर लाया जाता है। जैसे ही योंग उसे मिलता है तो वह उसे रोते हुए गले लगा लेता है। वह उसे छोड़ने के लिए माफी मांगता है। इधर जेल में प्रोग्राम खत्म हो चुका है, इसलिए साथी कैदी जल्दबाजी में उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चर्च की बस पहले ही रवाना हो चुकी है। नतीजन उनके पास लड़की को अपने साथ सेल में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता।
सेलमेट में से एक पकड़े जाने के डर से गार्ड्स को सूचित करने का मन बना लेता है। हालांकि जब वह बच्ची ये सुंग का रोता हुआ चेहरा देखता है तो वह ऐसा नहीं कर पाता। उनके साथ रहने पर साथ ही सेलमेट को एहसास होता है कि योंग हमलावर नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। वैसे ही कुछ दिन बीतते जाते हैं और सेल रूम अब जेल सेल के बजाय ये सुंग के खेलने का मैदान जैसा दिखता है। अंत में कैदी उसके साथ घुल मिल जाते हैं। एक रात जब जेल वार्डन जेल में हुए कार्यक्रमों की तस्वीर देख रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि प्रदर्शन करने वाली लड़कियों में से एक गायब है। उसे लगता है कि लड़की को तस्करी करके अंदर लाया गया है। वह तत्काल पूरी जेल की तलाशी लेने का आदेश देता है। कुछ ही समय बाद ये सुंग मिल जाती है और उसे तुरंत अनाथालय भेज दिया जाता है, जबकि योंग को एक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। उसी रात एक कैदी छोटी लड़की को जेल के अंदर रहने की इजाजत देने का विरोध कर आगजनी करने का प्रयास करता है। तभी वहां आग लग जाती है। इसी अराजकता के बीच सभी कैदियों को सेल से मुक्त करके गार्डन में भेज दिया जाता है, जबकि वार्डन उस प्रदर्शनकारी को पकड़ने के लिए कोठरी में घुस जाता है। हालांकि आग ज्यादा फैल जाती है, जिससे वार्डन और प्रदर्शनकारी दोनों अंदर फंस जाते हैं। यह देखकर अपनी जान की परवाह किए बिना योंग उन्हें बचाने के लिए आग की लपटों में कूद जाता है। इसके बाद सीन अस्पताल में शिफ्ट होता है, जहां वार्डन होश में आता है और उसे पता चलता है कि उसे योंग ने बचाया है। इससे उसे लगने लगता है कि उस आदमी की अपराध की रिपोर्ट मनगढ़ंत हो सकती है और वह ऐसा जघन्य अपराध नहीं कर सकता। दूसरी ओर ये सुंग फिर से स्कूल जाना शुरू करती है। क्लास खत्म होने के बाद उसकी टीचर उसे पूछती है कि वह स्कूल क्यों नहीं आती थी, लेकिन वह बस यही कहती रहती है कि बस वे अपने पिता से मिलना चाहती है। इसके बाद वह अपने टीचर को जेल में ले जाती है। वहां पहुंचकर पिता और बेटी एक दूसरे को दोबारा देखकर बहुत खुश होते हैं। उन दोनों के बीच प्यार को देखकर टीचर को भी रोना आ जाता है। अब उनके मिलने का समय समाप्त हो जाता है, जिससे उन्हें अलग कर दिया जाता है। वार्डन ने पहली बार अपनी बेटी के प्रति योंग का प्यार देखा और उसका डाउट यकीन में बदल जाता है कि वह बेकसूर है। इससे वार्डन को अपने एक लौते बेटे की याद भी ताजा हो जाती है, जिसे एक कैदी ने मार डाला था। पिता से अलग होने के बाद यह सुंग इतनी दुखी होती है कि वह खाना पीना भी छोड़ देती है, जिससे उसे अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। जेल वार्डन उसका हाल जानने के लिए उससे मिलने के लिए जाता है। इस दौरान छोटी बच्ची उससे अनुरोध करती है कि उसे गिरफ्तार करके उसके पिता के कोठरी में ले जाया जाए। इससे अभिभूत होकर वार्डन उसे स्कूल के बाद हर रोज अपने पिता से मिलने की इजाजत देता है। इसके अलावा वह योंग की अपराध फाइलों को भी चेक करता है और पाता है कि उसका शपथ पूर्वक दिया गया बयान गलत है। योंग के साथ हो रहे अन्याय को देखने के बाद वार्डन उसकी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करता है, जिससे वह कमिश्नर के पास जाता है और योंग के मामले की दोबारा जांच करने का अनुरोध करता है। इस बीच जेल के भीतर सेल नंबर 7 के कैदी बेटी ये सुंग के साथ अपने समय का आनंद लेते हैं। छोटी लड़की सभी को पढ़ना लिखना सिखाती है। एक दिन ये सुंग अपने एक दोस्त से सेल फोन उधार लेती है और उसे जेल के अंदर ले आती है। वह उस कैदी को देती है, जिससे वह अपनी पत्नी और अपनी नवजात बच्ची से बात करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं वे सभी ये सुंग के साथ एक विशेष बंधन बना लेते हैं और एक परिवार की तरह रहना शुरू कर देते हैं। इन सब के अलावा उन्हें यह भी पता चलता है कि योंग का अंतिम टेस्ट का दिन निकट आ रहा है, इसलिए बाकी कैदी उसे मुकदमे में सफलता के लिए उसे प्रशिक्षित करने में लग जाते हैं, ताकि वह अपनी बेटी के साथ अपने खुशहाल जीवन में लौट सके। इसके लिए वे सबसे पहले योंग से पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहते हैं। घटना की तस्वीर पाने के लिए वे कई रीसीन क्रिएट करते हैं। कुछ दिनों के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कमिश्नर की लड़की वास्तव में एक जमे हुए बर्फ में फिसल गई थी और गिरते समय लड़की ने एक प्लास्टिक पकड़ लिया, जिससे एक ईंट उसके सिर पर गिरी और उसकी मौत हो गई। कैदियों को यह भी पता चलता है कि योंग को एक फर्जी रिपोर्ट में हस्ताक्षर करने के लिए ब्लैकमेल किया गया था, जिसके कारण वह यहाँ पहुँच गया। सच्चाई जानने के बाद योंग को वकील के क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रश्नों के उत्तर के लिए तैयार किया जाता है। भले ही उसकी मानसिक बीमारी के कारण यह कठिन है, फिर भी उन्हें विश्वास है कि वह जीतेगा, क्योंकि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। कैदी सभी संभावित प्रश्नों और उनके उत्तरों के साथ एक नोट तैयार करते हैं, जिसका योंग दिन रात अध्ययन करता है। और तो और उसका एक सेलमेट
योंग के लिए जैसे तैसे एक वकील का भी बंदोबस्त करता है। एक वकील योंग से मिलने के लिए आता है। वकील उसे समझाता है कि जो कमिश्नर मुकदमा हार गया तो वह बेटी ये सुंग को नुकसान पहुंचा सकता है और वकील उसका केस लड़ने से इनकार कर देता है। अब हम देखते हैं कि पूरी तैयारी होने के बाद मुकदमे का दिन आता है और योंग को अंतिम फैसले के लिए अदालत में लाया जाता है। प्रतीक्षा कक्ष में कमिश्नर गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर देता है और धमकी देता है कि अगर उसने अपराध नहीं कबूला तो उसकी बेटी के साथ भी यही करेगा जो खुद की बेटी के साथ हुआ था। थोड़ी देर बाद मुकदमा शुरू होता है और योंग, जो अपनी बेटी के लिए बहुत चिंतित है, आरोपों के लिए खुद को दोषी मानते हुए खुद का बलिदान कर देता है। जेल वार्डन न्यायाधीश को यह समझाने की कोशिश करता है कि योंग मानसिक रूप से डरा हुआ है, लेकिन जज उसकी एक भी बात नहीं सुनता और अंत में उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। फांसी की तारीख 23 दिसंबर तय होती है, जो ये सुंग के जन्मदिन पर पड़ती है। जेल में वापस कैदियों को योंग के लिए खेद महसूस होता है, इसलिए वे मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला करते हैं। वे उसको भगाने के लिए एक गर्म हवा का गुब्बारा बनाने का प्लान तैयार करते हैं। वे एक निर्दोष व्यक्ति को अन्याय के चुंगल में से मुक्त कराने की प्रेरणा से प्रेरित होकर सभी कैदी दिन रात काम करने में लग जाते हैं। कुछ दिनों बाद जेल में एक कार्यक्रम आयोजन होता है जिसमें ये सुंग कुछ अन्य बच्चों के साथ मिलकर परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस के अंत में ये सुंग अपने पिता का हाथ पकड़ती है और उन्हें यार्ड में आमंत्रित करती है, जिसमें अन्य कैदी शामिल होकर यह भ्रम पैदा करते हैं कि यह प्रोग्राम का एक हिस्सा है। मौके का फायदा उठाते हुए कैदी योंग और ये सुंग को गुब्बारे में भेज देते हैं और रस्सी को छोड़ देते हैं। जैसे ही वे उड़ते हैं, गार्ड्स को उनके भागने के प्रयास के बारे में पता चलता है, लेकिन कैदी उन्हें गुब्बारे का पीछा करने से रोकते हैं। हालांकि गुब्बारे की रस्सी कंटीले तारों की चपेट में आ जाती है, जिससे उनका प्लान फेल हो जाता है। अब कहीं नहीं जाने के कारण पिता और बेटी इस क्षण का उपयोग एक डूबते हुए सूरज का आनंद लेते हुए करते हैं। 23 दिसंबर फांसी वाले दिन योंग और उसके सेलमेट बेटी ये सुंग का जन्मदिन मनाते हैं। वे छोटी लड़की को जन्मदिन का केक और कई उपहार देकर आश्चर्यचकित करते हैं। योंग उसे मून सेलर का बैग उपहार में देता है, जिसे वे लंबे समय से खरीदने के बारे में सोच रहे थे। उपहार से खुश होकर छोटी लड़की उसे अपना पिता होने के लिए थैंक्स कहती है। जैसे ही दोनों गले मिलते हैं, बाकी साथी कैदी योंग के भाग्य के बारे में जानते हुए भी अपने आंसू रोक नहीं पाते। इसके बावजूद वे छोटी बच्ची के सामने एक भी शब्द नहीं बोल पाते। वे बस दिखावा करते हैं कि उसके पिता को दूसरी सुविधा में स्थानांतरित किया जा रहा है और उसे मजबूत रहने के लिए कहते हैं। कुछ ही समय बाद जेल प्रहरी योंग को फांसी के लिए ले जाने के लिए आते हैं। जाने से पहले अपने सभी साथी सेलमेट्स को उनकी देखभाल करने और समर्थन के लिए धन्यवाद करता है। कैदी स्पष्ट रूप से दुखी है, लेकिन वे असहाय है। जैसे ही योंग अपनी बेटी के साथ आगे बढ़ता है, अन्य कैदी भी दुख में भागीदार होते हैं। जब दोनों का जुदा होने का समय आता है, योंग अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश करता है। फांसी पर जाने से पहले अपने आखिरी बार ये सुंग को गले लगाता है। दूर जाते समय वह अपनी बेटी की आवाज सुनता है और उसे गले लगाने के लिए वापस दौड़ता है। वह मदद की गुहार लगाता है क्योंकि वह अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहता। हालांकि अब बहुत देर हो चुकी है और वार्डन भी शक्तिहीन लगता है। बेचारे योंग को अंत में उस अपराध के लिए फांसी दे दी जाती है जो उसने नहीं किया। 16 साल बाद ये सुंग, जो अब एक वकील है, अपने पिता के मामले में अपील करती है, जिसे अभी भी अपराधी माना जाता है। जेल वार्डन और सेल के 7 कैदियों की मदद से वह अपने पिता की बेगुनाही साबित कर लेती है। जज ने पिछले फैसलों को पलटते हुए योंग को बरी कर दिया और लड़की की मौत की दोबारा जांच करने का आदेश दिया, जिससे पूर्व कैदी वार्डन रोते हुए ये सुंग को बधाई देते हैं। बाद में दृश्य फिल्म की शुरुआत में लौट आता है, जहां ये सुंग को योंग और उसकी बेटी गर्म हवा के गुब्बारे पर अलविदा लहराते हुए दिखाई देती है। और इसी के साथ यह फिल्म समाप्त होती है। दोस्तों, फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।